अगर मंजिल तक पहुंचना हो तो सही दिशा में मेहनत करना होगा, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, मैं हूँ स्वरजीत रोशन। मैं आज लेके आया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज का तीसरा लेक्चर। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने सीक्वेंस के बारे में बताया था और उसमें एक स्पेशल सीक्वेंस था जिसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया था। मैंने एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला और कितने टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में ये फाइंड करने का मैंने बहुत आसान तरीका और फॉर्मूला भी मैंने दिया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वो जितने भी सीक्वेंस हमने बनाए थे, अगर मैं उन सीक्वेंस को जोड़ना चाहूँ, उनके सारे टर्म्स को अगर मैं सम करना चाहूँ तो क्या तरीका हो सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो n टर्म्स होते हैं उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका जोड़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर हम लोग सीबीएसई, आईसीएसई, जैक, बिहार, यूपी, है ना, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, इसके अलावा हम लोग एनटीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, स्टेट और कोई भी टीचिंग एग्जाम में ये चैप्टर आता है। तो अगर आप इन कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से आपको 2-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे और बोर्ड में तो आपको पता ही है इसका वेटेज क्या होता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग किसको जोड़ने वाले हैं। क्या हम लोग किसी भी टर्म को जोड़ सकते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पर जो जोड़ पाएंगे, जो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके हेल्प से आप सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के टर्म को ही जोड़ पाओगे। तो जैसे एपी का टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एपी के टर्म्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं और एक अच्छा सा इंक मैं देख लेता हूँ कौन सा इंक अच्छा होगा। आई होप कि यहाँ पे मैं व्हाइट अगर लूँ, हाँ ठीक है। तो जैसे फाइंड आउट करना, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 1, एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लेके मैं 10 तक लिया। अब मैं बोलूं कि 1 से लेके 10 तक जो लिखा गया है इनका सम कितना होगा। तो ये सीक्वेंस है, तो अब इसका सम फाइंड आउट करना है। तो एक तो आपके पास तरीका होता है कि आप इसे 1 से लेके 10 तक जोड़ दें, है ना। लेकिन इसको जोड़ने का एक और तरीका होता है और उसका अगर यूज करते हैं तो आपका टाइम बच जाए। कोई तरीका क्या, एक प्रकार का पैटर्न है जो आप अगर कभी सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये तरीका हमेशा विजिबल होता है। तो अगर कभी भी इस तरीके के किसी भी एपी के टर्म, एपी मतलब जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होता हो हमेशा, तो उसे हम लोग एपी कहेंगे। तो अगर इनको पहले आप एस से डिनोट कर, अब इसी एस को क्या कर दो, ऑपोजिट टर्म में लिखना शुरू कर दो। 10, 9, 8, 7 और ऐसे करते करते कहां तक हम लोग पहुंचेंगे, 1 तक। जो मैंने ऊपर में लिखा है उसी को नीचे लिखा है, बस क्या किया है वहां 1 से लेकर 10 तक, यानी तो आपके पास सीक्वेंस रहेगा, उस सीक्वेंस को रिवर्स करके लिखना शुरू कर दें। अब ये दो जो चीज आपको दिखा है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म को अगर आप जोड़ दो तो इधर s प्लस s मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, 1 प्लस 10, क्योंकि जब भी ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ही ऐड करेंगे। 2 प्लस 9, अगला करेंगे तो 3 प्लस 8 और ऐसे करके हम लोग कहां तक ऐड करेंगे, 10 प्लस 1 तक ऐड करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है किसी को होना। अब इसे s और s जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2s और 1 और 10 होता है 11 और 2 और 9 पे 11, 8 और 3 भी होता है 11 और ऐसे करते करते आप 10 और 1 भी होता है 11। अब आपके माइंड में एक बात आया होगा कि सर ये तो सारे सम सेम हो गए। जी बिल्कुल। और आपने जब हम लोग एक्सपोनेंट पावर पढ़ा था कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने, सेम अमाउंट में अगर ऐड करना हो, सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस संख्या को जितने बार ऐड करना था उतना से गुना कर दो। तो यानी इसे 2s तो मैं लिख दूं
और चूंकि 11 कितना बार होगा, तो जितने टर्म को आप जोड़ रहे थे उतने ही बार तो 11 आया होगा। कितने टर्म को जोड़ा था आपने? 10 टर्म। इसे 10 से गुना करें तो यहाँ से जो 2s हो जाएगा वो 11 इंटू 10 हो जाएगा 110। तो यहाँ से s का जो वैल्यू है 110 बाय, यानी ये कितना हो गया? 50। यानी जो मैंने ऊपर में जो s लिखा था उन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 55 ही आएगा। वैसे इसको सॉल्व करने का थोड़ा जोड़ने का एक आसान तरीका मैंने ये बताया था कि n इंटू n प्लस 1/2, यानी आपको 10 टर्म अगर जोड़ना है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 और बाई 2 इंटू 5 10 और 11 55। ये तो एक स्पेशल टर्म हो गया, बट ये जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप किसी भी एक ही के टर्म को क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का मतलब समझ में आया? या तो आप ऐसे करके एक एक करके ऐड कर दें, या फिर एक और तरीका लगाएं जैसा मैंने आपको बताया। अब बात यहाँ ये आता है कि क्या हर बार हम कोई भी सीक्वेंस अगर हमें मिले तो हम इसी तरीके से ऐड करेंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कुछ इसको क्या करते हैं, एपी के हमको पता है कि इसका फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, लास्ट टर्म होता है, तो क्यों ना हम फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म के और नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं इनके बेसिस पे एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर ले जो हमें बार बार इतना लंबा स्टेप ना करना पड़े और डायरेक्ट हम आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच। तो आइए हम लोग उस फॉर्मूले को पहले देखते हैं और डिराइव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई एक एपी है, अगर आपने कोई एक एपी दिया, उस एपी में ए जो उसका फर्स्ट टर्म है, एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, एन जो है वो लास्ट टर्म है, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है बात को? ये चार चीजें आपको समझ में आया। और एस जो होता है सम ऑफ एन टर्म। सम, एस का मतलब सम है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को कहीं कहीं इसी को एन भी लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं, और ए जो होता है फर्स्ट टर्म। ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी ऐड करना हो तो कैसे आए? तो आप अगर एपी को अगर आपको लिखना होगा तो मान लो एस अगर कोई एपी है तो इसे लिखना होगा। जैसे एक एग्जांपल के मैं एक टर्म लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। एक एपी मैंने लिख दिया, एपी है ना, देख लो इसमें ए कितना हो गया? 1, डी हो गया 1 और एन हो गया 6। अब इस एपी को अगर आपको लिखना होगा तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ए और एक डी। इसके रेफरेंस में लिख सकते हैं। जैसे पहला टर्म को ए लिखेंगे, दूसरा टर्म को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा टर्म को ए प्लस 2डी लिखते हैं, और इस बेसिस पे आप एपी के हर एक टर्म को लिख सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि अगर मान लो लास्ट से लिखना हो तो पहला टर्म को ए लिख दो, उसके बाद के टर्म को क्या लिख दो? उसके बाद के टर्म में क्या होता है, अगर लास्ट का टर्म एन है तो उसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा? एन माइनस डी हो जाएगा, और उसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा? एन माइनस 2डी हो जाएगा। ऐसे भी करोगे तो भी आप पूरे एपी को जनरेट कर सकते हो, या ऐसे करके दोनों एपी को जनरेट कर सकते हो। तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले को बताने के लिए? आपने एक फॉर्मूला सुना होगा ना, Sn इज इक्वल टू n/2, है ना, और n/2 और a प्लस an, ऐसा सुना ना फॉर्मूला, जहाँ an होता है लास्ट टर्म, कभी कभी a प्लस l, बाद में an को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और इसी को आप लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा। ये फॉर्मूला आता कैसे मैं समझाता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था उसी के बेसिस पे इसे आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मान लो पहला टर्म को मैंने लिखा a, है ना, दूसरा टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस डी, आपको ये भी पता है। तीसरा टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d, और ऐसे करते हुए आप आगे तक ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट के टर्म को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एन होता है, ठीक है। उसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा? एन में से एक डी माइनस कर देंगे तो उसके पहले का टर्म मिल जाएगा, और इस प्रकार से। और अगर एन में से अगर 2d माइनस कर दोगे तो उसके और पहले का टर्म मिल जाएगा, और ऐसे करते हुए आप एपी के पूरे टर्म को लिख सकते हैं। ये तो एस हो गया। इसी को आप क्या करो, रिवर्स में लिख दो। यहाँ लिख दो एन, फिर लिख दो क्या? एन माइनस डी, और फिर क्या लिख दो? एन माइनस 2d, और ऐसे करते हुए आप यहाँ से क्या लिखोगे? a प्लस डी, और यहाँ से लिखोगे तो a। समझ आया कि नहीं? मैंने क्या किया कि कुछ टर्म को लेफ्ट से लिखना शुरू किया और कुछ को पीछे से लिखना शुरू किया, और ये ओवरऑल देखोगे तो सब ही होगा एक ही।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इससे पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी a में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 1 प्लस 2d मतलब 1 प्लस 2 कितना 3। अब इधर से देखो an अगर 6 है तो ये टर्म को कैसे लिख सकते थे, सो an माइनस d, 6 माइनस d मतलब 1, 5, 6 माइनस 2d मतलब 4, 6 माइनस 3d मतलब 3, 6 माइनस 2d मतलब 2, है ना 6। मतलब ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट से भी आप टर्म को लिख सकते हो, पहले से भी टर्म को लिख सकते हो। अब इन दोनों को आप कर दो ऐड, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2s, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा an प्लस a, यहाँ से क्या मिलेगा an प्लस a। इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखना a प्लस d प्लस an माइनस d, ये मिलेगा, और इसमें से देखो d और d कटेगा। इस तरीके से आगे कोई भी टर्म को आप ऐड करोगे, कोई भी टर्म को ऐड करोगे तो an प्लस d ही मिलेगा, बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी यहाँ से जो 2s मिला तो क्या मिला, an प्लस a मिला, an प्लस a, यहाँ से भी मिलेगा an प्लस a या a प्लस an, और ऐसा करते 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 आपको लास्ट टर्म भी क्या मिलेगा, an प्लस a। याद करिए हमने जब एग्जाम्पल लिया था वहां पर हर बार 11 11 11 आया था, यहाँ भी देखो जब हर एक टर्म को जोड़ोगे तो सेम आएगा। तो अगर यहाँ और ध्यान से देखो तो इसे क्या कितने बार ये है, n प्लस a कितना बार होगा, तो बोलोगे सर n टर्म है टोटल, n से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आप 2s का ये वैल्यू निकाल लिया। यानी यहाँ से s का अगर आप वैल्यू निकालना है तो आपको क्या मिलेगा, an प्लस a इंटू n और डिवाइडेड बाई 2। तो देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था n टर्म लिखने का तो यही होता था ना, लोग इसी को ऐसे भी लिखते हैं n/2 और an प्लस a। an क्या होता है, लास्ट टर्म, कोई कोई इसी को l भी लिखते हैं, तो n/2 और a प्लस l। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली क्या है कि आपको पता होता है कि an इज इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे an इज इक्वल टू आपने पहले देखा है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी होता है। तो अगर आप यहाँ n का वैल्यू पुट कर दोगे ना, n का वैल्यू अगर ये पुट कर दो तो मैं आगे बताता हूँ कि आपने क्या निकाला था। यहाँ से आपने यहाँ फाइंड आउट किया है ना, आपने यहाँ क्या फाइंड आउट किया कि s जो है उसने किया कि n/2 और an प्लस a, है ना, कहीं कहीं an को लास्ट टर्म, कोई कोई लोग इसे l को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, है ना, तो आप इसके जगह पे रिप्लेस। और अभी आपने क्या कहा कि सर n का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस a, ये भी होगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करके देखो तो n/2 और a और a कितना हो गया, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 टाइम्स b। तो यहाँ से जो ये फॉर्मूला मिला, ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। पहला एक तो फॉर्मूला मिल गया Sn अगर निकालना है आपको, या सम ऑफ n टर्म निकाल, जितने टर्म होते हैं n लिख दो, तो क्या हो जाता है, पहला तो लिखते हैं n/2, जितने टर्म को ऐड करना है, और ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक तो ये फॉर्मूला, कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं n/2 और फर्स्ट टर्म और प्लस an मतलब लास्ट टर्म। अब ये दोनों फॉर्मूला जो है वो दोनों सही है, दोनों को मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि दोनों कैसे हैं। अब बात यहाँ ये आता है कि इसको कैसे हम मेमोराइज करें। मेमोराइज करने का आसान तरीका मैंने क्या बताया कि एक बार सीरीज को ऐसे लिखो, एक बार रिवर्स करो, फिर दोनों को जब जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आपको जितने टर्म होते हैं उतने बार सेम टर्म आएगा, तो उतना तो जो सम आया इनटू जितने बार था वो, और चूंकि ये 2 बार ऐड होता है इसलिए 2 से डिवाइड कर देते थे। तो देखो ना कि पहला टर्म तो होता ही होगा प्लस n डिवाइडेड बाय n/2। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बहुत इजी से निकाल। अब दोनों को जोड़ क्यों रहे हो, क्योंकि देखो जब आप सीरीज को ऐसा लिखे थे ना 1 2 3 और मान लो 10 तक ऐसा लिखा होगा आपने, तो देखो यहाँ से फिर 10 लिखा होगा, फिर 9 लिखा होगा, यहाँ से समझ में आया, यहाँ पर 1 लिखा होगा। तो देखो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ते थे कि नहीं, बोलो हाँ सर जोड़ देते थे, इसलिए हमने कहा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़। इसके बाद हमने क्या कहा कि उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना टर्म होगा उतना बार वो आया होगा तो उतना से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना टर्म था, बोलोगे n टर्म था, यहाँ 10 टर्म था तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए देखो 10 से मल्टीप्लाई। और चूंकि ऐसा 2 सीरीज हमने जोड़ दिया तो हमको तो आधा ही चाहिए होगा ना, 2 बार आंसर मिल गया होगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको उसके बाद आपको n का वैल्यू पता होता है क्या, कि n इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो अब ऐसे करके दोनों फॉर्मूला को बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, याद कर सकते थे। ठीक है, अब चलो हम लोग जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसके बेस पर। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी किसी भी एपी का पहला 22 टर्म को जोड़ के बताइए अगर एपी दिया गया है, यानी जो एस है वो क्या दिया गया समझना, 8 है प्लस 3 है प्लस -2 है, और ऐसे लेके कहां तक आपको जोड़ना है, 22nd टर्म तक आपको जोड़ना है, राइट। ऐसे इसका सम कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप इसका 22nd टर्म फाइंड आउट कर लो। तो आप इसका फर्स्ट टर्म तो आपको पता है क्या है, फर्स्ट टर्म जो है इसका ए वो 8 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, -5। कैसे, 3 - 8 करोगे -5, तो ये -5 हो गया। चलो आप अगर फॉर्मूला यूज करो तो ठीक है, नहीं तो 22वां टर्म आपको निकालना होगा, तो a + 21 टाइम d हो जाएगा, होगा ना। और a और d आपको करके और इसको फिर से रिवर्स करके जोड़ोगे तो एक आंसर मिलेगा। लेकिन चूंकि मुझे पता है तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला लगा सकते हो S10, यानी S10 मतलब S20 टर्म को फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या होता है n/2, n का मतलब कितना है, इतने टर्म को करना था 20, उसका आधा करना होगा, और होता है क्या 2a, 2 × 8 तो 2 × 8 हो जाता है, प्लस n-1 20 -1 और d कितना है -5। देखो मैं तो डायरेक्ट कर लेता बट आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, और 2 × 8 होता है 16, 19 बटे कितना होता है 95, ये हो गया है। और 95 में से अगर 10 जाओगे तो 85, 85 में से जाओगे तो 5 जाएगा तो 80, और 1 जाएगा तो 82, तो 79 तो बचेगा माइनस में, इंटू 10 करोगे -790 आएगा इनका सम। तो ये तरीका एक था। वैसे आपके पास बहुत तरीके थे, अगर आप बेसिक से करना चाहो बिना फॉर्मूले का तो मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में वैसे करके सॉल्व कर लो, और अगर फॉर्मूला यूज करना है तो ये करो, और नहीं तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है S20 निकालने के लिए आपको n/2 और an + l, तो पहले आप लास्ट टर्म को निकाल लो। लास्ट टर्म 22वां टर्म क्या होगा, a कितना था हमारा, a है 8, और 21 × 21 बचे कितना होता है, 21 × 5 करोगे तो 5 × 5 5 105 होता है, तो क्या हो जाएगा a प्लस यानी 8 हो जाएगा, 8 प्लस -105। अब जोड़ोगे तो जो आएगा उसका वैल्यू पुट करके l करके 8 से डिवाइड करके आराम से निकाल कर पाओगे कि नहीं जी। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा दूसरे टाइप का आता है बट है वही चीजें। किसी एपी का 28 पद को जोड़ के बताओ अगर उसका nth टर्म दिया गया है, यानी जो Sn है ना वो दिया गया आपको 8n-5। ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर इसे आप करोगे तो इसमें बहुत सीखने को मिलेगा, तो सीखते हैं। तो Sn का मतलब ये थे। अब अगर मान लो कि n का वैल्यू 1 लगाते हैं तो क्या मिलेगा, S1 मिलेगा, और S1 क्या हो जाएगा 8 - 5 = 3। और S1 का मतलब क्या होता है, एक पद को AP के एक पद को जोड़ना, और एक पद को जोड़ना मतलब पहला टर्म को जोड़ना। यहां तक समझ में आया। अब S2 निकाल लो, क्योंकि अगर आप किसी एपी का 28 पद को जोड़ना है तो पहले उसमें हमको A चाहिए और D चाहिए और 28वां पद चाहिए, और नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग दूसरा फॉर्मूला है। S2 निकालेंगे तो क्या बोलोगे कि 8 × 2 - 5, तो 8 × 16 - 5 करोगे तो 11। अब इसको देख के ना बहुत लोग को ये लगता है कि सर S2 को हो गया, यानी सम ऑफ दूसरा टर्म 11 नहीं, दूसरा टर्म 11 नहीं है, ये दो टर्म का सम है 11। नहीं, S2 का मतलब क्या होता है, दो AP के दो टर्म का सम। Sn का मतलब क्या होता है, n टर्म का सम। अगर S2 11 है तो यहाँ से आप अगर S2 - S1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यानी अगर किसी एपी का दो टर्म को जोड़ दो और एक टर्म को जोड़कर घटा दोगे तो उसमें कॉमन डिफरेंस तो मिलेगा, बोलोगे ये कॉमन डिफरेंस होगा। और 11 माइनस अगर आप क्या निकालोगे, 11 - 3 करोगे तो हो जाएगा 8, यानी आपको इस एपी का पहला टर्म मिल गया कितना 3, और कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल गया 8। अब आप इसके 28 टर्म को अगर जोड़ना है तो S28 का फाइंड आउट करने का तरीका क्या है,
जितने टर्म को जोड़ना है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 टाइम्स a यानी 2 into 3 कर दीजिए और प्लस n-1 यानी 28 जितने टर्म को जोड़ना था उसमें से एक माइनस और d का मतलब होता है 8 और सिंपल से इसका फाइंड आउट करके बताइए कि क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइए। 28 को 2 से बात करोगे कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 होता है और यहाँ हो जाएगा 6 27 into 8 प्लस 27 into 8। आज जल्दी से आप क्या इसे सॉल्व कर पाओगे? जल्दी से मुझे बताओ कि बस 27 को 8 से गुना कर लूंगी तो यहाँ 14 हो जाएगा और 7 into 8 56 का 6 होता है 5 और 8 दूना 16 और 4 20 और 1 21 216 हो गया। 216 14 गुना 216 216 और 6 जोड़ दो कितना होता है? 16 4 20 22 यानी 222 और इसको 14 से मल्टीप्लाई करके ही आप क्या कर लेना, बहुत आसानी से आंसर निकाल लेना। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप क्या करना है, ये क्वेश्चन देने का क्या मकसद था? इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपको पहला टर्म नहीं पता हो, अगर एक जनरल टर्म सम दिया गया हो तो आप वहां से पहले पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल लो, फिर जितने टर्म को ऐड करने बोले उतना टर्म को ऐड कर लो। ठीक है? तो हाँ, यहां से एक ऑब्जर्वेशन ये मिल गया कि एपी के कोई भी अगर मान लो एसएन है और उसमें से उससे एक पहले का टर्म को माइनस करोगे तो हमेशा वो क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस भी मिलता है। कभी भी इस तरीके से दिया गया और 2 कंसेक्यूटिव टर्म को अगर डिफरेंस करोगे तो हमेशा वो कॉमन डिफरेंस ही होता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक होता है एपी के 10 पद को जोड़ो और एपी के 9 पद को जोड़ो, तो अगर 10 पद को जोड़ोगे तो 9 पद वाला के सम से घटा दोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? 9 और 10 के बीच का डिफरेंस मिलेगा और 9वां पद और 10वां पद के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैसे करके आप इसे समझ। चलो एक और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है और बस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली ब्रेक कर दिया गया और इसमें कुछ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी, यानी किसी एपी का 51 टर्म का पद बताइए जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 दिया गया है। यानी सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म का मतलब होता है a प्लस b और a प्लस b दिया गया है 14 और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 2b, a प्लस 2b दिया गया 18। समझ रहे हो? ये क्या है? सेकेंड टर्म। ये हम लोग पहले सेकेंड लेक्चर में हमने इसको सीखा था, किसी एपी का हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड करना है तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना? तो ये बहुत आसान होता है इसको समझना, है ना? इसको समझना जो है वो बहुत आसान होता है। बस आपको करना क्या है समझिएगा, आपको बस यहाँ एक चीज को देखना है कि हमें जो दिया गया है ना वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। तो अब यहाँ से आपके पास 2 चीज गिवन था, a प्लस 3 40 और a प्लस 40 80। तो यहाँ से आप a कैसे निकालोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा -b और यहाँ से करोगे तो हो जाएगा -4, यानी d का वैल्यू हो जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट करने आता है ना ऐसे करके? जी बिल्कुल। दूसरा आप जरा समझिएगा कि अगर d का वैल्यू किसी में पुट कर दो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4d यानी 10, यानी a इक्वल टू हो गया 10 और d इक्वल टू हो गया 4। अब आपको कितना का टर्म बोला है? 51 टर्म का निकालने के लिए बोला है। तो आपके पास एक तरीका है कि आप पहले 51 टर्म निकाल लो तो a प्लस 50 भी होगा। कौन सा टर्म? a 55 और a आपको पता है 10 और आपको d पता है 4, तो 50 इंटू 4 तो 5 चौके 20 200। तो यानी A55 जो है A55 कितना हो गया? 50 इंटू 4, 5 चौके 20 210 हो गया। यानी जो ये है, अब आप SN निकालने का एक फॉर्मूला बताया था कि n/2 कर लो और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ दो। एक n आपके पास कितना टर्म है? 51 टर्म को जोड़ना था, 2 से डिवाइड कर दिया और ये 210 था लास्ट टर्म, सॉरी ये आता ना, और ये पहला ये है। तो आप बहुत इजीली से नहीं सॉल्व कर सकते हो कि सर 51/2 इंटू 210 और 200 क्या हो जाता है? 220। अब सिंपल 2 से कर दोगे 110, यानी 51 इंटू 110 को आप गुना करो और यही आपका क्या मिलेगा? अब आपके दिमाग में सर यहाँ पे ये वाला लगा लो। जी मैंने कहा ना दोनों एक ही फॉर्मूला। वहां पर n का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
क्या किया कि कैलकुलेशन बड़ा हो जाए उससे आसान पहले आप n को निकाल लिया लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है कि कोई भी टर्म आपको निकालना है तो a प्लस जितने नंबर का टर्म निकालना है उसमें से एक माइनस करके d से गुना कर दो। यही था ना। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप खुद करना चाहिए आपको। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। क्या दिया समझना कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 9 से ही डिवाइड करना पड़े। ऐसी जरूरत है क्या? नहीं सर। कभी बोल जाएगा 3 से डिविजिबल है, कभी 5 से डिविजिबल है, कभी 11 से डिविजिबल है। तो थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तभी जाके आप ओलंपियाड, एनडीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? तो आप पहले तो 250 से लेके 1000 के बीच में 9 से डिविजिबल संख्या कितने हैं? तो आप सबसे संख्या वही डिविजिबल होता है, 9 से संख्या वही डिविजिबल होता है जो क्या होता है, जो क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए इसका डिजिट सम। तो 250 तो नहीं होगा, 251, 252, 253, 254, 255 है ना। तो अब बोलोगे इनमें से कौन डिविजिबल होगा। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसे 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो और मान लो कुछ घट गया तो पता करो उसमें से कितना माइनस कर देते कि वो 9 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो वो वैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ऐसा संख्या लिख लो। अब देखो 5, 2, 7 और 1 8 जिसका डिजिट सम 9 होगा वही 9 से डिवाइड होगा। 5, 2, 7 और दोनों यानी ये, यानी पहला संख्या जो होगा वो 252 होगा जो 9 से डिविजन होगा 250 के बाद या 250 से भागे। अब अगला क्या होगा कि इसमें 9 और जोड़ दो, क्योंकि अगला संख्या जो होगा उसमें 9 सम करोगे तो 9 2 11, तो 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1 5 और 1 6, 261 होगा अगला संख्या। होगा कि नहीं होगा? अब इसी तरीके से आपको ए और डी तो मिल ही जाएगा, और लास्ट टर्म कौन सा है मुझे नहीं पता, बट हमें इतना तो पता है ना कि कितने टर्म होंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर 1000 से कम में क्या होता है? 999 9। अब ये तो एक कम है तो ये तो डिवाइड होता है, तो बोलोगे लास्ट टर्म तो 999 होगा। लास्ट टर्म कितने होंगे? 999। तो पता करो कि 252 से लेके 999 के बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो अब यहां से पहले क्या निकाल लो कि एक फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ टर्म निकालने का। क्या फॉर्मूला था कि अगर आपको n निकालना हो ना, नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, तो क्या करते थे कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को, याद है ना, देखो an इज इक्वल टू क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से में an माइनस a करोगे इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स d, यानी an माइनस a और d से डिवाइड कर दो तो यहां मिलेगा n माइनस 1, यानी an माइनस a और यहाँ d और इधर प्लस 1 कर दोगे तो n। तो ये चीज अगर आप थोड़ा माइंड में रख लो तो और थोड़ा आसान हो जाता है। समझ में आया ये वाला चीज? बोलो बिल्कुल। अब देखो यहां से an माइनस a अपॉन d और प्लस 1 कर दोगे तो n निकल जाएगा, और n आपके पास कितना है? तो बोलोगे 999 है, और a कितना है? 252 है, और d कितना है? d कितना होगा? 9 ही होगा ना, 9 का डिफरेंस ही होगा पहला टर्म में, घटा के देख लो d, और जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करके n मिल जाएगा। और n जैसे ही मिल जाएगा आपको तो फिर आप Sn निकाल लेना, है ना। n जो भी मिलेगा उसका Sn क्या जाता है? n/2 और an प्लस a। क्या ये काम कर पाओगे कि नहीं? यहां से जैसे ही आपको n मिलेगा ना, 999 में से 252 घटाओ, जो आएगा उसको 9 से डिवाइड करो, उस पर जो आंसर मिले उसमें 1 जोड़ दो, वही n का वैल्यू जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। an आपको यहाँ पे पता है, an आपको पता है ना, an कितना है आपके पास? 999 है, और a कितना आपके पास है? 252 है। अब बाकी d आपके पास कितना है? d तो 9 होगा। इतना आसान था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते, बस आपको थोड़ा सा क्या करना होता है? सोचना। एक और सवाल है, लास्ट देख लो। लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन टू दैट देयर सम इज। कह रहा है कि ऐसा जो AP दिया गया है उसको कितने टर्म को ऐड कर दें कि उसका सम 78 हो जाए। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। मैंने बहुत रिसर्च करके आपको दिया है कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मान लो कि n टर्म,
है ना। लेट n टर्म्स को अगर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 78 आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, जो Sn है ना वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलोगे बिल्कुल यही करना है। और Sn जब भी दिया गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब उसको जोड़ोगे तो 78 आना चाहिए, तो आ गया। कितने टर्म को वही तो नहीं पता, n टर्म को। a कितना है 2, तो 24, तो 24 इंटू अगर 12 करोगे तो 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहां से a कितना है 24 और d कितना है 21 माइनस 24, ये कंफ्यूजन मत होना, -3, तो ये प्लस हो जाएगा। और n-1 इंटू -3। अब बोलो, यहां सिर्फ एक n दिख रहा है आपको, और n को आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट। तो कुछ दूर और मैं सॉल्व कर दूं, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां बचेगा n, और यहां से 48 -3n और +3, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखो। तो बोलोगे बिल्कुल। तो 48 और 3 कितना होता है, 51। 48 और 3 51, और 78 दूनी 2 8 16 का 6 7 दूनी 14 और 1 15, 156। और यहाँ हो गया n। और यहाँ पे देखो 48 और 3 51 माइनस 3n। अब 3 यहां से मुझे लगता है कि अब एक तरीका ये है कि इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ तो क्या मिलना है जरा समझना, कि 156 इज इक्वल टू 51 टाइम्स n माइनस 3n स्क्वायर, यही आ रहा है क्या, देखो। अब सबको इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर माइनस 51 टाइम्स n, है ना, प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसी को सॉल्व करके आपको वैल्यू चाहिए होगा। वैसे 3 आप यहां से निकाल सकते हो, 3 निकालोगे तो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17 टाइम n प्लस 3 बचे 15 और 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 तो 0 नहीं होगा तो यही 0 होगा। नहीं समझे, जैसे ये इंटू 3 करेंगे ना, तो अब आपको पता है ना कि 3 तो 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलोगे जी। तो अब 52, अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका होता है कि 52 का फैक्टर निकालो। तो 2 से करोगे तो 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, है ना। फिर इसको करोगे तो 2 से तो 4 इंटू 13, 13 चौके 52, है ना। तो इसे लिख सकते हो आप 13 और 4, तो -4 और -13, ये चीजें आ रही है, ठीक है। तो ये कर दोगे तो इतना आ गया, ठीक। तो यानी इसका n का वैल्यू 4 भी हो सकता है। तो यहां से जब आप देखोगे तो n का वैल्यू या तो 4 होगा, या n का वैल्यू जो है वो 13 होगा, ठीक है। तो 13 लोगे तो भी होगा, 4 लोगे तो भी होगा। बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि 4 टर्म जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ पॉजिटिव टर्म जो है वो मिल जाएंगे, और अगर 13 भी लोगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव वाले टर्म भी कुछ आएंगे, फिर वो कट के बचेंगे। तो आप दोनों पुट करके देखो, आसानी से आंसर मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तो अगर आपको और इसी प्रकार का इसी क्वेश्चन चाहिए तो बोलना, अदरवाइज मैं इसके आगे की कंसेप्ट को चर्चा करूंगा, जिसके अंदर मैं एपी के बोलते ना कि 3 टर्म का सम इतना है, 4, है ना, और तो बताइए इसका अगला टर्म कौन सा होगा, है ना। तो जनरल टर्म से एपी का 3 टर्म जनरल कैसे सपोज करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कि मान लो एक सीक्वेंस है, उसमें हर एक सीक्वेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया सीक्वेंस जो बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इस तरीके का जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस टॉपिक में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो बताइएगा, मैं इसको भी ऐड कर लूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए और हमेशा पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि पढ़िएगा तो ही आपका जीवन सही होगा। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा जाता, इससे आपका जो है ना व्यक्तिगत डेवलपमेंट होता है। और चाहते हैं कि इंटेलिजेंस तो आपका 16 साल के बाद डेवलपमेंट बंद हो जाता है, लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें मेंटल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप मानसिक रूप से जिस प्रकार से किसी चीज को सोचेंगे उसी तरीके से आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छे से मेंटल डेवलपमेंट कर लेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत हद तक आपका अच्छा डेवलप खुद ही हो जाता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने पास पड़ोस परिवार का हमेशा ध्यान रखिए, अपने वातावरण को साफ रखिए, तभी तो हम लोग एक अच्छा देश और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग के जैसा इस दुनिया में रह पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।